दोस्तों साल 2019 17वां लोकसभा इलेक्शन, एनडीए 303 सीटों पे विजय रहते हैं और बीजेपी की सरकार एक बार फिर से आ जाती है। और यार सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2014 में भी जो एनडीए है वो 282 सीटों पे विजय रहता है, जो 16th लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें। और ऐसे बीजेपी आती है सत्ता। भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, अगर उनकी माने तो उन्होंने 2024 के इलेक्शंस की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी। प्रिपरेशन से याद आया कि कुछ ही समय पहले राहुल गांधी जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, तो यार उनकी लोकसभा की सदस्यता को टर्मिनेट कर दिया जाता, और ये होने के बाद अपोजिशन एक साथ आके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी 2024 में अपनी सरकार बना पाएगी? क्या अडानी को मोदी जी के साथ जोड़ के बीजेपी को हराया जा सकता है? क्या सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी, सीबीआई के द्वारा की गई कार्रवाई अपोजिशन पर जनता एक्सेप्ट करेगी? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब सवालों के बारे में। और एक अहम सवाल, क्या इन सवालों के जवाब जानने के बाद भी जनता बीजेपी को 2024 में सत्ता में लाना पसंद करेगी? कि हमारे देश में हर 5 साल में 8 से 9 करोड़ नए वोटर्स आम चुनाव का पहली बार हिस्सा बनते हैं। Anyone who is taking that 2024 is a done deal is making a huge mistake, and I'm sure BJP leaders, they are the last one to take 2024 for granted that it is done. Rahul Gandhi faces a big legal challenge ever since his disqualification as a member of parliament on Friday. हमारे भारत देश में अगर इलेक्शन की बात होती है और अनएम्प्लॉयमेंट की बात ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। पिछले 45 सालों को आज की डेट से अगर कंपेयर करें, अनएम्प्लॉयमेंट पे हुई लास्ट ऑफिशियल काउंट में बेरोजगारी ने पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2017 से 18 के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो था वो 6.1 था, बट ये जो ग्राफ है ये 2020 के बाद बढ़ता ही जा रहा है। 2020 में महज 2 ही सालों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 4% से बढ़ता है, यानी 10% तक पहुंच जाता है। यार एक चीज मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूं, ये जो वीडियो है ना, ये पूरा डेटा के बेस पे है। मैं अपनी इच्छा से कोई शब्द यहां पे नहीं बोल रहा हूं। PW की रिपोर्ट की माने, उनकी रिसर्च की माने तो 2021 में लगभग 45 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हुए। यार आपको तो पता ही है, पिछले साल तक जो मोदी सरकार है यानी बीजेपी है, उनकी 3 साल की वर्किंग पिछले टेन्योर में कंप्लीट हो चुकी है। ये 4th ईयर उनका चालू है, ठीक है। तो पिछले 3 साल की जो वर्किंग है उसके आधार पे इन्होंने 15,000 लगभग लोगों से एक वोटिंग कराई, या मैं कहूँ उनके रेटिंग टेस्ट लिए। तो उनमें से जो 34% लोग थे, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और 34% लोगों का ये भी कहना था कि मोदी सरकार ने जो काम किया वो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं था, मतलब ठीक है, जो सोचा था उतना काम उन्होंने कर दिया। और 30% लोगों का ये मानना था कि उन्होंने जो काम किया वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने के बाद भी 2015 तक 68% लोग कन्विंस थे, यानी सेटिस्फाइड थे मोदी गवर्नमेंट के किए गए कामों से। 2016 में ये आंकड़ा पहुंच जाता है 64% तक, और 2019 में 75% लोग, और ऑन एवरेज 2022 में 67% लोग ऐसे थे जो कहने लग रहे थे कि मोदी इज द बेस्ट। तो दोस्तों इसका एक्चुअल रीजन है क्या कि महंगाई के बाद भी बीजेपी लोगों की पसंद बनी हुई है? यहां पे जो रीजन है वो है बीजेपी के मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन से पहले लाया जाता है। तो पिछला लोकसभा इलेक्शन था 2019 में, वहां पे बीजेपी के द्वारा 8 बड़े मेजर प्रॉमिसेस किए गए थे। उनमें से कुछ हैं: सिटीजन अमेंडमेंट बिल, अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपए तक का फ्री लोन, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर, और लास्ट राम मंदिर, जिसमें बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दिए हुए मैक्सिमम प्रोमिसेस को पूरा किया हुआ है, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना, राम मंदिर, किसानों को 3 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। अब ऐसे में आपने यार कुछ वीडियोस में सुना होगा जो पब्लिक पोल लेते ना, ऐसे कुछ चैनल्स हैं, तो वो लोगों के पास जाते हैं, पोल लेते हैं, और लोग क्या कहते हैं, भैया चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर भी पहुंच जाए,
लेकिन हम तो वोट मोदी जी को ही देंगे। यार देखा जाए तो एक मजाक की बात होगी, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टो में किए गए प्रोमिसेस को पूरा किया जाता है और यही एक रीजन है कि बीजेपी को लोग पसंद करते हैं। इंडिया टुडे मूड के नेशन पोल की माने तो अगर आज के दिन इलेक्शन किया जाता है तो बीजेपी 284 सीट जीतेगी, यानी एनडीए जो है वो 284 सीट जीत के लीड करेगा और वहीं कांग्रेस 191 सीट जीत सकती है। बीजेपी को वोट करने वाले जो वोटर्स हैं उनमें से 62% वोटर्स चाहते हैं कि पीएम मोदी ही बने रहें और 26% लोग चाहते हैं कि अमित शाह जो है वो पीएम बन जाए हमारे देश के, और 16% लोग नितिन गडकरी को सीएम बनाना चाहते हैं। और यहीं पे एक और रिपोर्ट की माने तो अपोजिशन में फिर से एक बार कांग्रेस आएगा, और अगर अपोजिशन एक साथ हो जाता है तो 24% जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को उनका लीडर मानना चाहते हैं और 20% लोग ममता बनर्जी को अपोजिशन लीडर मानना चाहते हैं। और अपने एक इंटरव्यू में अमित शाह बताते हैं कि 2024 में उनके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो चलो यार, ये सारी जो बातें हैं ये तो वो बातें हैं जो मार्केट में चल रही है, बट सवाल अभी भी वहीं पे है, क्या 2024 में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना पाएगी? अब ये प्रिडिक्ट करने से पहले हमें 3 चीजें जाननी पड़ेगी। फर्स्ट, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। रिसेंटली बीजेपी ने 3 स्टेट में अपनी गवर्नमेंट एक बार दोबारा से बनाई है, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय। और इसी साल 4 और स्टेट्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। और महज ये जो 4 स्टेट है ये लोकसभा इलेक्शन के 15 से 20% सीट्स को कवर करते हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नेशनलिज्म, ट्राइबल्स एरिया डेवलपमेंट के दम पर ठीक ठाक सीट्स इन स्टेट्स में हासिल की थी। पर इस बार का जो मुद्दा है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, जो कि इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा है, पीक पे है। तो ऐसे में इन स्टेट्स में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर एक बार फिर से बीजेपी जीतती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन स्टेट्स में लोकसभा सीट्स पर भी मोदी जी की गवर्नमेंट आए। दूसरा, पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है 2024 से पहले वहां पे राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो उभरने लग रहे हैं। यार अगर मैं 2019 में उठने वाले चुनावी मुद्दों के बारे में बात करूं तो कांग्रेस द्वारा राफेल डील के ऊपर सवाल उठाए गए थे 2019 में। चौकीदार चोर है जैसे नारे चलाए जाते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी क्या करती है, अपने मैनिफेस्टो में दिए गए प्रोमिसेस यानी दिए गए वादों को उन्होंने किस तरीके से पूरा किया और किस तरीके से इंप्लीमेंट किया, उसकी इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बताते हुए दिखाई देते हैं। तो यही डिफरेंस रहा था पिछली बार दोनों में। 2019 की तरह इस बार पॉलिटिकल लैंडस्केप को अडानी और मोदी जी के रिलेशन और जो सीबीआई है और ईडी है वो अपोजिशन के लीडर्स पे एक्शन करते हुए दिखाई देती है, और ये जो मुद्दा है ये सामने आने लग रहा है। ऐसे में अपोजिशन के साथ आने की न्यूज भी आने लग रही है, लेकिन यार बीजेपी इन सबको सीरियस लेने के लिए ही तैयार नहीं है। मतलब एक शॉकिंग लगता है मुझे। अमित शाह अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि 2024 के चुनाव में उन्हें अपोजिशन के एक साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है और अपोजिशन उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करने वाला। तीसरा, पब्लिक सेंटिमेंट्स। दोस्तों साल 2001 और 2022 में मिंट और सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च इन दोनों ने मिलके अपने 6th, 7th, 8th एंड 9th सर्वे पूरे किए, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये जो पोल था ये कराया गया था ये थोड़ा डिफरेंट था बाकी अदर पोल से। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, जैसे कि इंडिया की ग्लोबल इमेज, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। दिसंबर 2022 में 9th राउंड होता है इस पोल का, और तब की बात करें तो इंडिया की ग्लोबल इमेज और नेशनल सिक्योरिटी से 70% लोग सेटिस्फाइड दिखने लग रहे हैं। वहीं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे पर मात्र 11 से 16% लोग ही सेटिस्फाइड दिखे। अब इन्हीं लोगों से जो भारत के बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में राय पूछी गई, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी। तो इनका क्या कहना था? जो 90% लोग थे वो टाटा को सपोर्ट करने लग रहे थे, 70% लोग बिरला को, अंबानी और अडानी को सपोर्ट करने वाले लोग 59% थे। मतलब लोग इतने खुश हैं कि बिजनेसेस आगे बढ़ने लग रहे हैं बिकॉज 60% लोग सेटिस्फाइड हैं सर्विसेज से। ऑन एवरेज देखा जाए तो 75% लोग ऐसे थे जिन्हें बिजनेस को आगे बढ़ते हुए देख के कोई समस्या नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है, अपोजिशन द्वारा उठाया गया अडानी मोदी का रिलेशन का मुद्दा
2024 के इलेक्शन में काम आने वाला है। देखिए, आप इस वीडियो पे कमेंट करें उससे पहले ये जरूर सुन लीजिएगा, मैं ना तो बीजेपी की तरफ बायस्ड हूं और ना ही कांग्रेस की तरफ, ना ही अदर पार्टीज की तरफ। इस वीडियो को बनाने का जो मुद्दा था यानी पॉइंट था वो यही था कि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं और जो डेटा है उसके बेसिस पे, सर्वेस के बेसिस पे क्या कहा जा सकता है 2024 के इलेक्शन को लेके। हाल ही में प्रधानमंत्री की डिग्री को लेके न्यूज आ रही थी कि उन्होंने फेक डिग्रियां दिखाई हैं। उन्होंने ऐसी डिग्रियों को दिखाया है जो फॉन्ट उसमें यूज किया गया है वो उस समय फॉन्ट हुआ ही नहीं किया करता था। गुजरात यूनिवर्सिटी की बात की जाती है तो पॉलिटिकल साइंस में एमए उस समय हुआ ही नहीं करता था। तो जो भी, अब ये अलग पॉइंट के मुद्दे हैं। आप देखिए, यहाँ पे वो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। अभी जो केजरीवाल हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गुजरात के कोर्ट में डाला था पिटीशन कि भैया मुझे आरटीएच के अकॉर्डिंग, आरटीएच जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है आरटीआई, कि उसके अकॉर्डिंग मुझे, मतलब इनकी, हमारे प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो देखने का पूरा अधिकार है। बट उल्टा उनके ऊपर ही 5,000 रुपये का फाइन लगा दिया गया। तो पता नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन पॉइंट ये है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा लोग एक तरफ ही चीज़ें देख रहे हैं। जो अडानी है उनकी ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग जो रहती है, यानी टॉप जो पैसे कमाने वाले लोग रहते हैं वो काफ़ी नीचे रहती है, शायद 30 या 33वें स्थान पे, जो पहुंच जाती है 3रे स्थान पे हेजनबर्ग की रिपोर्ट आने तक। उसके बाद तो उनकी ग्लोबल रैंकिंग काफ़ी नीचे चली जाती है क्योंकि उनकी कंपनी के शेयर्स काफ़ी ड्रॉप होने लगते हैं, लोग पैसा निकालने लगते हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है भारत में, पता नहीं यार। कभी कभी मुझे लगता है ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर कोई बोल सकता है, लेकिन कई बार तानाशाही जैसा फील होता है। पता नहीं, हो सकता है आपको फील हो या ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कोई न्यूज़ चैनल्स जो गोदी मीडिया है, अब उनके अलावा किन्हीं न्यूज़ चैनल्स पे अगर कोई एंकर, न्यूज़ एंकर मोदी मीडिया के अगेंस्ट बोल देता है, मोदी के अगेंस्ट बोल देता है, या कोई सवाल पूछ लिया जाता है, आपको वो किस्सा तो याद ही होगा फेमस, जहाँ पे मोदी को पानी पीना पड़ गया था एक इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पे वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे उस समय, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था। Allowed to rest. Portable water. और पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. तो जिस शख्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया था उस शख्स ने टाइम्स इंडिया और द हिंदू में दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया कि उसके बाद उन्हें काम ही नहीं दिया गया किसी चैनल में। आपको अब आप रीसेंट में काम देख सकते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स हैं जो आपको लगता है सच बोला करते थे, वो कहाँ काम करते हैं, उनको कोई काम ही नहीं दे रहा है। ये बोल के उनको हटा दिया जाता है चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के द्वारा कि अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो बीजेपी हमें बायकॉट कर देगी। जो भी है यार, आपके क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, आप क्या चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। जो मैंने लास्ट में मैंने अपना ओपिनियन बताया, ऐसा मुझे फील होता है और डेटा के बेसिस पे मैंने पूरी वीडियो को आपको सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ कोई भी गलत कमेंट ना करे इस वीडियो के नीचे, क्योंकि जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, तो बीजेपी की अगर मैंने अगेंस्ट कोई बात बोली तो उसमें वो कमेंट में लिखेंगे। कोई कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं तो मैंने कांग्रेस के बारे में कुछ ऐसा बोला होगा तो उसके लिए लिखेंगे। तो भाई ऐसा मत कीजिएगा, अनबायस्ड होके आप अपना कमेंट कीजिएगा नीचे। मुलाकात करते हैं और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।